हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 23। इस तरफ अग्रवाल मेंशन में रीमा जी अभी एकटक नजर से दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी उन्हें अंदर आती रिवा और उसके साथ आता दर्श दिखाई दिया। उन्हें देख अगले ही पल वो खड़ी होकर उन दोनों के पास पहुंची और रिवा को देखते हुए सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछने लगी, इतना गुस्सा क्यों कर रही थी तू? कहाँ गई थी तू? सब ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे कोई जाता है क्या? पता है मेरा दिल कितना घबरा रहा था। और ये कहते हुए उन्होंने उसके कंधे कसकर पकड़ लिए तो रिवा उन्हें शांत करते हुए बोली, माँ शांत हो जाइए। मैं बस किसी को सबक सिखाने गई थी और शायद अच्छा सबक सिखा कर भी आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए रेडी होने। आप रिलैक्स करिए, ठीक है? और ये कहते हुए उसने उन्हें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो थोड़ा भी टेंशन ले। फिर बस अपने कमरे की ओर तैयार होने चली गई। दर्श भी अपने पापा से बोला, आज ज्वालामुखी फटा है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो शायद छींटे मुझ पर भी गिर सकते हैं। तो मैं भी चला रेडी होने, गुड बाय। और भागकर अपने कमरे की ओर चला गया। उसे यूं देखकर सौरभ जी भी कहीं ना कहीं समझ गए थे कि हो ना हो वंश गुस्से में है, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी रीमा जी ने उनकी ओर देखते हुए उनसे पूछा, सर आप मुझे बता सकते हैं किचन कहाँ है? मुझे नाश्ता बनाना है। इस पर वो बोले, अरे लेकिन तुम क्यों करोगी? घर में बहुत लोग हैं करने वाले, तुम आराम करो ना। लेकिन इस पर रीमा जी मुस्कुराते हुए बोली, बात दरअसल ये है सर कि इस मामले में ना रिवा थोड़ी बच्चों जैसी है। उसे या तो मेरे हाथ का या अपने हाथ का खाना चाहिए। हर किसी के हाथ के स्वाद के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाती, तो इसलिए। रीमा जी के ये कहने पर सौरभ जी रिवा के लिए उनके प्यार को भली भांति समझ रहे थे, तो उन्होंने बस मुस्कुराकर उन्हें किचन की ओर इशारा कर दिया। इस पर रीमा जी भी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस ओर बढ़ गई। कुछ वक्त बाद रिवा और दर्श दोनों ही हड़बड़ी में तैयार होकर नीचे आए और जाने लगे। लेकिन रीमा जी दोनों को रोकते हुए साफ साफ बोली, दोनों में से बिना खाए कोई कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, मैंने नाश्ता बना दिया है। उनके इस तरह कहने पर दोनों को भी उनसे बहस करना सही नहीं लगा क्योंकि वो उनका टाइम और ज्यादा बर्बाद करता। इसलिए दोनों चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो रिमा जी उनकी प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। उन्होंने आलू के पराठे बनाए थे। ये देख रिवा उनकी ओर देखते हुए बोली, माँ आज हम सच में लेट नहीं हो सकते, वरना पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम पराठा रोल करके ले जाते हैं, गाड़ी में खा लेंगे। आप लोग बैठकर यहीं खाइए। और ये कहते हुए उसने एक पराठा रोल करके दर्श के हाथ में दिया और दूसरा खुद लेकर उसका हाथ थामकर वहां से उठकर चली गई। उसे यूं जाते देख रिमा जी अपना सर पकड़कर वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई और बड़बड़ा कर बोली, ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती। हमेशा यूं ही भूखे पेट निकल जाती है। खाटू श्याम जी जाने क्या होगा इसका। और आज तो साथ साथ दर्श को भी ले गई। ये कहते हुए उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ जा रहे थे जिन्हें सौरभ जी बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखने लगे। तभी रीमा जी उनकी ओर देखते हुए बोली, सर उन्हें तो छोड़िए, कम से कम आप तो ढंग से खाकर जाइए। और उनके प्लेट में पराठे रख उन्हें चाय सर्व करने लगी। इस पर सौरभ जी भी बिना कोई नानुपुर किए चुपचाप पराठे खाने लगे और अपने मन में बोले, अगर हम साथ होते तो शायद ये हमेशा का रूटीन होता, लेकिन अगर वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। और ये सोचते हुए वो मुस्कुराकर रिमा जी के हाथ के बने नाश्ते का लुत्फ उठाने लगे। वहीं रिमा जी भी उनके साथ हल्की फुल्की बातें करते हुए नाश्ता करने लगी। वहीं कुछ वक्त बाद सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में दर्श और रिवा एकदम दौड़ते भागते से ऑफिस पहुंचे। उन्हें इस तरह आते देख पूरा स्टाफ हैरान और कंफ्यूज होने लगा कि तभी दर्श उन्हें देखते हुए बोला, कंफ्यूज होकर हमें देखना बंद करो और आज गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि आज द मशहूर वन सिसोदिया गुस्सा है। तो अगर अपनी नौकरी बचानी है तो लग जाओ काम पर, और अब हम भी चले। और ये कहते हुए वो वापस से रिवा का हाथ थामकर लिफ्ट की ओर भागा। आखिर उन्हें वंश से पहले ऊपर जो पहुंचना था। वहीं दर्श की बात सुन पूरे स्टाफ में भगदड़ मच गई क्योंकि सब वंश सिसोदिया के मशहूर गुस्से से वाकिफ थे और कोई उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। इसलिए सब अपना काम जल्दी जल्दी कर सारी चीजें सिस्टमैटिक करने में जुट गए। तभी कुछ वक्त बाद वंश वहां आया तो उसे देख किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और सब अपने अपने काम पर लगे रहे। जैसे ही वो ऊपर आया उसे अपने कैबिन में कॉफी तैयार मिली और बाकी चीजें भी, क्योंकि ना रिवा उसके सामने आना चाहती थी ना ही उसे कुछ कहने या उसकी कोई गलती निकालने का मौका देना चाहती थी। इसलिए उसने सब पहले से ही तैयार कर दिया। वहीं वंश भी आज सिर्फ काम पर ध्यान दे रहा था और रिवा के साथ पूरी तरह प्रोफेशनल बिहेव कर रहा था। इस तरफ अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में सौरभ जी आज अपने घर से ऑफिस के लिए बहुत खुशी खुशी निकले। और निकलते भी क्यों ना, आखिर उनकी सुबह की शुरुआत आज अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी प्यार के साथ जो हुई थी। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचे उन्हें रिमा जी के भाई और उनके परिवार की रिमा जी और रिवा पर की गई ज्यादतियां याद आई
जिसे याद करते ही उनका मन वापस गुस्से से भर उठा और वो अपने असिस्टेंट की ओर देखते हुए जो बोले उसे सुन उनका असिस्टेंट हैरान होकर उनसे बोला, लेकिन सर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अजय सर तो आपके इतने पुराने और भरोसेमंद आदमी हैं। जिस पर सौरभ जी गुस्से में बोले, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या है क्या नहीं, जैसा कहा है वैसा करो, वरना अपना इस्तीफा तैयार रखो। अब समझ आ गई होगी तुम्हें मेरी बात की कैसे करना है। सो नाउ गेट लॉस्ट। और ये कहते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, जो कि उनके असिस्टेंट ने कई सालों में पहली बार देखा था। इसलिए वो भी बस हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से जल्दी से निकल गया। वहीं उनके जाने के बाद सौरभ जी अपनी चेयर पर पीछे को होकर आराम से बैठ गए और खुद में बोले, अब देखो अजय, तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने रिमा को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए कुछ सोचकर उनके चेहरे पर सुकून के भाव आने लगे। क्या करने वाले हैं सौरभ जी रिमा के मामा के साथ, और कैसे बढ़ेगी रिवा और वंश की नजदीकियां इस लड़ाई के बाद? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।